Hello everyone, I warmly welcome you all for tuning into my YouTube channel Programming Diaries. Guys, हम लोग अपनी इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में डेटा साइंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उनको कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथन से, राइट? एंड पाइथन में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी डेटा साइंस के पर्पस से या फिर आप कह सकते हो डेटा एनालिटिक्स के पर्पस से, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। ऑल्दो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये केवल जो पाइथन हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे वो केवल डेटा एनालिटिक्स या फिर डेटा साइंस जैसी ब्रॉडर फील्ड में ही काम आएगी। ऑल्सो इट इट कुड बी हेल्पफुल फॉर दोज जो डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं और उनको पाइथन सीखनी है या फिर कोई और वर्क करना चाह रहे हैं जहाँ पर पाइथन रिक्वायर्ड है, तो उतना सफिशिएंट नॉलेज इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट से मिल जाएगा जितना किसी भी पर्सन को रिक्वायर्ड होता है पाइथन के लिए एटलीस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथन से, राइट? पाइथन के बाद हम लोग टॉपिक्स देखेंगे लाइक स्टैटिक्स या फिर और भी जितने रिमेनिंग टॉपिक्स होते हैं, राइट? मशीन लर्निंग से रिलेटेड या फिर एआई से रिलेटेड, डीप लर्निंग मॉडल्स, व्हाटएवर दैट वुड बी, वो चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैं क्या करूँगा, या तो मैं एक ही प्लेलिस्ट बनाऊँगा उसमें डेटा साइंस के सारे टॉपिक्स इंक्लूड कर दूँगा या फिर हर टॉपिक से रिलेटेड सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी पाइथन से। सो पाइथन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स या जो भी लर्नर्स इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे वो कंप्लीटली बिगिनर हों। तो ऐसा पॉसिबल है कि उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज नहीं है जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए, या ऐसा भी हो सकता है कि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हों। तो उस केस में भी ये चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली जो हमारी टर्मिनोलॉजी है दैट इज कंप्यूटर। अब क्वेश्चन राइज होता है कि कंप्यूटर क्या होता है, राइट? तो कंप्यूटर इज नथिंग बट इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, राइट? जो क्या करता है? विच टेक्स डेटा, जो कि डेटा लेता है एज एन आउट एज एन इनपुट, जो कि डेटा को एज एन इनपुट लेता है, उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करता है, राइट? प्रोसेसिंग करता है एंड उसके बाद उस डेटा के करस्पॉन्डेंस जो भी आउटपुट होता है, जो भी आउटपुट होता है उसको जनरेट करके देता है हम लोगों को, राइट? जनरेट करके देता है हम लोगों को। ओके, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रोसेसिंग का मतलब अभी हाल फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि मतलब कंप्यूटर को आपने कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दी होगी, आपने कुछ ना कुछ उसे बोला होगा कि आपने मेरे लिए ये काम करना है। तो बेसिकली जब वो काम करता है उसी चीज को हम कहते हैं कि वो प्रोसेसिंग कर रहा है, राइट? और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कंप्यूटर अपनी मर्जी से ही सब कुछ कर देता है, हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है, राइट? या फिर हम लोग अदर लैंग्वेज में कहें कि हमें कंप्यूटर को एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, राइट? कि हम उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे आपने अगर कंप्यूटर को बोलना है कि मुझे दो नंबर्स को ऐड करके दो, राइट? तो उस केस में यहाँ पर आप देखना कि आप कंप्यूटर को पहले तो कोई ना कोई डेटा इनपुट दोगे। अब डेटा इनपुट क्या दोगे? सपोज आप अपने कैलकुलेटर पे जाइए और वहां पर टाइप कीजिए 4 और उसके बाद आपने टाइप करना है ये प्लस वाला सिंबल एंड उसके बाद आपने सपोज करो ये टाइप करना है 5 वाला सिंबल। तो यहाँ पर आपने क्या बोला है? यहाँ पर आपने कंप्यूटर को इनपुट डेटा दे दिया है, राइट? एंड ऑल्सो
साथ ही साथ आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट भी कर दिया है कि आपको जो मैंने डेटा प्रोवाइड किया है उस पर्टिकुलर डेटा को आपने ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा, राइट, वो आउटपुट आपने मुझे जनरेट करके देना है। सो कंप्यूटर क्या करता है, इन रिटर्न वो इंटरनली यूजिंग यूजिंग यू मे से some operators using some operators, like the operators could be arithmetic operators, right? They could be logical operator, and there are many other types of operators present in a computer. कंप्यूटर क्या करेगा, उन पर्टिकुलर ऑपरेटर्स को यूज में लेके जो भी आपने डेटा इनपुट दिया है, एंड उस इनपुट डेटा पर जो भी इंस्ट्रक्शन आपने कंप्यूटर को दी है, जो भी एक्शन आपने बोला है कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए, वो उसको परफॉर्म करेगा एंड बदले में आपको आउटपुट रिटर्न करके देगा। जैसे इस पर्टिकुलर केस में हमने कंप्यूटर को 4 और 5 एज एन इनपुट डेटा दिया था, एंड उसको हमने बोला था कि आपने उसको ऐड करना है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा। अब वो ऐड कैसे करेगा, वो एक इंटरनल स्टोरी है, राइट। उसके ज़्यादा इन डेप्थ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना समझ लो कि उसने कुछ ऑपरेटर्स को यूज़ में लिया होगा, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर, एंड उसकी हेल्प से वो आपको आउटपुट जनरेट करके दे देगा, दैट इज़ 9। सो आई गेस ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी कंप्यूटर के बारे में, ये चीज़ क्लियर हो गई। प्रोसेसिंग का मतलब मैंने बता दिया, राइट। एंड एक और चीज़ है, यहाँ पर लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइस में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइस में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ आप मेरे को कमेंट आउट करके बताओ। आई मीन ये चीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, राइट। थोड़ा सा आपको भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, राइट। ओके, तो कंप्यूटर मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर क्या होता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ अपनी डेफिनेशन। Computer is nothing but it's an electronic device which takes data as an input and processes that data, and ultimately it generates the corresponding output using some arithmetic or you may say logical operators। और ऑपरेटर्स जरूरी नहीं खाली ये दो होंगे, कुछ कई और ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, राइट। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कंप्यूटर चाहिए ही क्यों, राइट। वाई कंप्यूटर्स, और यू मे से व्हाई डू वी नीड कंप्यूटर, और व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंप्यूटर। क्या हम कंप्यूटर के बिना ये 4+5 को ऐड नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन हमने कंप्यूटर्स की ही हेल्प क्यों ली? उसके कई कारण हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो काम कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं वो काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखो तो कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग ह्यूमन बींग्स ने करी है ना। ह्यूमन बींग्स ने अपना ब्रेन यूज किया एंड इतनी इंटेलिजेंस यूज करी, यू में से, राइट। एंड उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस को यूज करके ही कंप्यूटर को डेवलप किया गया था, या आप कह लो मैन्युफैक्चर किया गया था, राइट। तो फिर क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर्स को क्यों बनाया गया? तो इसके कई आंसर हो सकते हैं, उनमें से कुछ आंसर्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे पहला आंसर हो सकता है कि एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, राइट। और दूसरा हो सकता है कि टाइम एफिशिएंसी, राइट, टाइम एफिशिएंसी। अच्छा, ये तो अभी प्रोग्राम था केवल दो नंबर्स को ऐड करने का, या फिर आप कह लो कि ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन थी दो नंबर्स को ऐड करवाने की। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो, तो अगर हम उनको मैन्युअली इवेलुएट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हमें बहुत सारा टाइम लग जाए। लेकिन in case of computer it's not like that। what computer would do, computer can perform the certain actions in fraction of seconds, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, मतलब बहुत ही कम समय में कंप्यूटर्स उन वर्क्स को, उन कामों को कर सकते हैं जिसके लिए ह्यूमन ह्यूमन बीइंग को
खासा टाइम लग सकता है, राइट? तो ये भी एक वजह है कंप्यूटर्स को यूज में लेने की। और एक चीज यहाँ पर मैंने और लिखी हुई है कि एक्यूरेसी। मान लो कि जितना एक्यूरेटली कंप्यूटर हमारा काम करता है ना, उतना एक्यूरेटली आई डोंट थिंक सो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग काम कर पाएगा। हेंस अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए हमारे काम में एकदम अच्छे से, राइट, और हम चाहते हैं कि हमारा काम कम से कम समय में हो जाए, तो वहां पर हम कंप्यूटर्स को यूज में लेंगे, राइट? एक और मिथ होता है जनरली हम लोगों में, एंड दैट पर्टिकुलर मिथ इज कि हम जनरली कंसीडर कर लेते हैं जो ये मॉनिटर स्क्रीन्स होती हैं, राइट, या फिर ये जो लैपटॉप्स होते हैं, केबल केवल यही कंप्यूटर्स होते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कंप्यूटर तो कुछ भी हो सकता है, राइट? जैसे कैलकुलेटर, ये भी एक टाइप का कंप्यूटर ही है, राइट? जो डिजिटल वॉचेस होती हैं, है ना, दोज आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। डिजिटल वॉचेस हो गया, या आजकल जो जैसे वॉशिंग मशीन है, उसमें भी कुछ कंप्यूटर सर्किट्स ही फिट होते हैं, राइट? ऑल्दो ये सारी चीजें कंप्यूटर्स ही हैं, लेकिन ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर हैं, राइट? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब कोई भी ऐसी डिवाइस जहां पर या तो ब्रॉडर लेवल पे या फिर छोटे लेवल पर कहीं ना कहीं कंप्यूटर का, या आप कह सकते हो एक छोटी सी कंप्यूटर डिवाइस का यूज होता ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वॉशिंग मशीन कंप्लीटली एक कंप्यूटर है, लेकिन इसमें कई ऐसी फंक्शनैलिटीज होंगी जो कंप्यूटराइज्ड होती हैं, मतलब जिनकी कुछ कोडिंग होती है, और उस पर्टिकुलर कोडिंग को एम्बेड किया जाता है onto the circuits, एंड देन ये चीजें हमारी काम करती हैं, राइट? बेसिकली अगर देखा जाए तो वॉशिंग मशीन्स हो गए, एयर कंडीशनर्स हो गए, आपने देखा होगा ये चीजें डे बाय डे स्मार्टर तरीके से वर्क कर रही हैं, एंड दिस स्मार्टनेस कम्स फ्रॉम एम्बेडेड प्रोग्रामिंग। वहां पर भी प्रोग्रामिंग ही करी जाती है, और यू मे से दैट सर्किट प्रोग्रामिंग, राइट? सर्किट प्रोग्रामिंग। तो अभी तक जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि वो समझ आ गया होगा। यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं कि हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है। पहली चीज हम लोगों ने कंप्यूटर की डेफिनेशन कवर करी थी, राइट? सेकंड, हमने ये देखा था व्हाई देयर इज व्हाई डू वी रिक्वायर कंप्यूटर, राइट? थर्ड, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे मोबाइल फोन, ये भी एक तरह का कंप्यूटर है, राइट? ओके। या फिर कुछ भी आईपैड्स वगैरह या कुछ भी है ऐसा, तो वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, राइट? ऑल्दो द फॉर्म कुड बी डिफरेंट, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए, वो चीज यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दी है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज लैंग्वेज। मी राइट इट ओवर हियर, दैट इज लैंग्वेज। और लैंग्वेज क्या है, राइट? इन जनरल इट इज दैट बाय मीन्स ऑफ विच वी कैन communicate, right? It's that by means of which we can communicate, or in other words I can say that it's the way, or it is the method by means of which by means of which we can we can convey our message, right? सो लैंग्वेज जैसे कुछ भी हो सकती है। मान लो अभी मैं आपको ये पर्टिकुलर मैंने आपके लिए ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है, ये पर्टिकुलर सीरीज स्टार्ट करी है, तो मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ,
मैं आपको अपनी कोई बात कहना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ हिंदी एज़ अ लैंग्वेज को, या फिर बीच-बीच में मैं कहीं-कहीं टूटी-फूटी इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, राइट? तो ये इंग्लिश क्या है? ये एक लैंग्वेज है। ये हिंदी क्या है? ये एक लैंग्वेज है। उर्दू क्या है? उर्दू एक लैंग्वेज है। पंजाबी क्या है? पंजाबी एक लैंग्वेज है, राइट? तो अगर हम ऐसी किसी भी लैंग्वेज की हेल्प से कन्वे कर पा रहे हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने कंप्यूटर से बात करनी है, राइट? तो कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर हमने उससे भी बात करनी है तो उसके लिए भी हमें कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए होगी। दैट इज वाई मैं यहाँ पर लैंग्वेज को समझा रहा हूँ, सो दैट कि आपके लिए चीजें थोड़ी सी रिलेटेबल हो जाएं कि हम ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं इनको पढ़ते क्यों हैं, राइट? अगर हमने कंप्यूटर से कुछ कॉन्टेक्स्ट बनाने हैं, कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, तो उसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को पढ़ना पड़ेगा, राइट? लाइक पाइथन इज वन ऑफ देम, राइट? विच वी आर टेकिंग इट over here as a part of data science, right? I mean, as a part of our data science journey, right? उसमें आपका डेटा एनालिटिक्स भी इंक्लूड हो गया है, ओके? एंड ये खाली डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस वालों के लिए नहीं है, ऑल्दो डेटा एनालिटिक्स उसी चीज का पार्ट होता है मेरे अकॉर्डिंग। डेटा साइंटिस्ट एक हायर लेवल पोस्ट हो गई, है ना, जिसमें आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ओके? डेटा एनालिटिक्स उसका आप कह सकते हो कि एक सबसेट है। ये वाला कोर्स जो लोग पाइथन को यूनिवर्सिटीज के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, अपने कॉलेज लेवल एग्जाम या जो भी स्कूल लेवल एग्जाम है, उनके लिए भी ये लेक्चर मतलब मेरे अकॉर्डिंग सही रहेगा, ओके? तो लैंग्वेज हम लोगों ने देख लिया है, कंप्यूटर हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट एक मैं यहाँ पर नोट बनाकर लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, एंड दैट पर्टिकुलर नोट इज कि we give some instructions to the computer, right? So that it may perform the computational task. ये चीज मैंने पहले मतलब पहले जब मैं डेफिनेशन बता रहा था तो उसमें मैंने ये चीज बताई थी कि हम कंप्यूटर्स को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, राइट? एंड कंप्यूटर्स बदले में क्या करता है, कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करके देता है, राइट? कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करके देता है। यहाँ पर मैं अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, टास्क ना बोलकर मैं ये बोलूंगा कि कंप्यूटर कोई ना कोई कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इंस्ट्रक्शन वी हैव गिवन टू इट, राइट? नाउ द क्वेश्चन वुड अराइज, व्हाट इज मीन बाय दिस कंप्यूटेशनल टास्क? मैं एक एक टर्मिनोलॉजी को अच्छे से कवर करना चाह रहा हूँ, सो दैट कि आने वाले टाइम में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अगर स्टिल आपको कोई ऐसा डाउट आ रहा है आपके मन में, जो चीज़ आपको लगता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया या फिर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट करके मेरे को वो चीज़ पूछ सकते हो, एंड मैं अ, उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अभी जैसे मैंने इस कंप्यूटेशनल टास्क वर्ड को कवर किया है यहाँ पर क्लाउड में, राइट? ओके। कंप्यूटेशनल टास्क का मतलब क्या होता है? कंप्यूटेशनल टास्क का मतलब समझने से पहले मैं ये चीज बोलता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कंप्यूटर कोई भी काम कर लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कंप्यूटर कोई भी काम कर सकता है। नो, कंप्यूटर केवल कंप्यूटर केवल वही टास्क परफॉर्म कर सकता है जिसके लिए उसको बनाया गया है, जिसके लिए उसको बनाया गया है। कैसे? कैसे? जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये कोई एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है ए, राइट? और इस कंपनी का काम है कंप्यूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है? सपोज ये कंपनी ने एक ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चर किया, राइट? ऑल्दो इतना इजी नहीं होता, है ना, काफी कुछ काम होता है बैकएंड पे। तो मान लो अभी के लिए मान लो कि ये एक इजी प्रोसेस है, और आपने एक मतलब जो भी ये कंपनी है ए, उन्होंने एक कंप्यूटर बना दिया, ठीक है? कंप्यूटर बनाते वक्त क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को यूज में लेते हैं, राइट? हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को यूज में लेते हैं, राइट? एंड इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पर हम लोग प्रोग्रामिंग को एम्बेड करते हैं, राइट? एंड जब ये प्रोग्राम्स एम्बेड हो जाते हैं
तो हमारा कंप्यूटर मतलब रेडी हो जाता है काम करने के लिए। अब मान लो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर कंप्यूटर, ठीक है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर कंप्यूटर, मान लो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर में हम लोग कैलकुलेटर कैलकुलेटर वाला जो प्रोग्राम था, कैलकुलेटर वाला जो सॉफ्टवेयर था, या विंडोज के केस में आप समझ लो कि जो डॉट ई फाइल थी कैलकुलेटर की, उसको एम्बेड करना भूल गए, या फिर हमने उस पर्टिकुलर चीज को एम्बेड किया ही नहीं। अगर हम अगर हमने उस पर्टिकुलर चीज को कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग के वक्त एम्बेड करा ही नहीं होगा, तो इट इज ऑब्वियस कि हम अगर कोई भी ऐसा टास्क जो कि कैलकुलेटर के साथ एसोसिएटेड है, वो अगर कंप्यूटर को बोलेंगे करने को, तो कंप्यूटर कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर टास्क कंप्यूटर के कंप्यूटेशनल टास्क में कंप्यूटेशनल कंप्यूटेशनल टास्क में कवर नहीं होता है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर परफॉर्म्स ओनली कंप्यूटेशनल टास्क, नॉट एनी अदर टास्क, राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कंप्यूटर कोई भी टास्क कर लेगा। कंप्यूटर केवल और केवल वही टास्क परफॉर्म करता है जिसके लिए उसको बनाया गया हो, राइट, या फिर जो जो प्रोग्राम्स उसमें एम्बेड किए गए हों, राइट। ओके, तो ये मैं बेसिकली बेसिक्स इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। ओके, कंप्यूटर हमने कवर कर लिया है, और कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बातें थी वो कवर कर ली, और उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था लैंग्वेज को। मैं बीच बीच में ऐसे रिवीजन भी करवाता रहूंगा, सो दैट द थिंग्स वुड बी मोर क्लियर टू यू, और आपके भी दिमाग में चीजें स्टक करती हैं कि हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, राइट। कंप्यूटर में डेफिनेशन पढ़ ली थी, कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ी वो पढ़ लिया था, एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिए थे, राइट। लैंग्वेज देख लिया था कि लैंग्वेज क्या होता है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस हमने देख ली थी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, राइट, लाइक दैट। एंड अभी के लिए, अभी मतलब लास्टली अभी हमने क्या पढ़ा है, कंप्यूटेशनल टास्क क्या होते हैं, ये चीज भी हम लोगों ने भी देख लिया है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज मीन बाय बाइनरी लैंग्वेज। यहाँ पर मैं ये सिंबल लगा देता हूँ, व्हाट इज मीन बाय बाइनरी लैंग्वेज। ओके, it is a language which consists of only two symbols, and those two symbols are 0 and 1। मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसमें केवल दो सिंबल्स हैं, एंड दोज सिंबल्स आर 0 एंड 1। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे लेटर्स हैं, राइट, 26, लाइक ए, बी, सी, डी एंड सो ऑन। ये जो पर्टिकुलर सिंबल्स हैं, दीज आर एसोसिएटेड विद इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। हाउएवर, ये जो दो पर्टिकुलर सिंबल्स हैं, दैट इज 0 एंड 1, दीज आर एसोसिएटेड विद दिस बाइनरी लैंग्वेज। सो बाइनरी लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज which comprises of only two symbols, and those symbols are 0 and 1. Okay, so basically there is no physical significance. There is no physical significance of zeros and ones in your computer. ओके, एडिशनली मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर्स को केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, राइट। ओके, एंड सो इट मीन्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, एंड बाइनरी लैंग्वेज में केवल 0 एंड 1 सिंबल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमें हिंदी समझ में आती है या इंग्लिश समझ में आती है, तो कंप्यूटर के केस में कंप्यूटर को केवल बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, और बाइनरी लैंग्वेज बनी होती है जीरोस एंड वन से। एंड यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है कि देर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ 0 एंड वंस। नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जीरोस एंड वंस इन अ कंप्यूटर मीन्स कि ऐसा कतई नहीं है कि अगर हम अपने कंप्यूटर्स को खोलेंगे, राइट, उसको
डीअसेंबल करेंगे या फिर कुछ भी आप बोलो, उसको तोड़ फोड़ के उसमें से उसको निकाला और हम चाहें कि बीच में से स्ट्रिंग्स और आई मीन बीच में से स्ट्रिंग्स ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन्स बाहर आएँगी। नो, इट इज़ नॉट द केस, क्योंकि 0 एंड 1 की कोई सिग्निफिकेंस, कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके कंप्यूटर के अंदर 0 और 1s घुसे पड़े हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बेसिकली ये 0 एंड 1 क्या है? दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, राइट? अब स्टेट कुछ भी हो सकती है, अलग-अलग डिवाइसेस के केस में ये स्टेट वेरी कर सकती है। अभी के लिए आप ये मान सकते हो कि 0 का मतलब हो सकता है, आई मीन 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज, या फिर 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज। अभी के लिए आप ये समझ लो कि 0 का मतलब है लो वोल्टेज, हाई का मतलब है सॉरी 1 का मतलब है हाई वोल्टेज। ऑल्दो इट कुड वेरी डिपेंडिंग अपॉन द हार्डवेयर डिवाइस वी आर रेफरिंग टू। ओके, बाइनरी लैंग्वेज भी आई गेस क्लियर हो चुका है आप लोगों को। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? अभी के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक लेमन सी डेफिनेशन देखेंगे, राइट? सो एज द नेम सजेस्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट अ लैंग्वेज by the help of which by the help of which we can we can write the programs, as simple as that। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनकी हेल्प से हम प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं, राइट? एंड अब क्वेश्चन अराइज होगा कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं। चलो ये भी कवर कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर कर लिया, राइट? तो अभी हम लोग देखते हैं कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं। प्रोग्राम्स को भी देख लेते हैं यहाँ पर कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं। ओके, सो programs are nothing but, you may say, these are the set of instructions. These are the set of instructions, या फिर आप कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हो, राइट? in a definite order, in a definite sequence, we can refer them as programs। अब ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स के कलेक्शन को प्रोग्राम्स के कलेक्शन को हम लोग कह देते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट, यू मे से, these are the collection of these are the collection of programs, right? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग but a language by the help of which we can write the programs। What are programs? Programs are the set of instructions, or you may say the combination of instructions when taken in a definite order, or you may say in a particular sequence, and collection of these programs is called software, right? अब प्रोग्राम से रिलेटेड, प्रोग्राम से ही यू में से मिलती जुलती एक और टर्मिनोलॉजी होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस बेसिकली एक स्टेट है, एक स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। किसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है प्रोसेस? किसी भी प्रोग्राम की स्टेट को। या फिर हम अ, दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि एनी प्रोग्राम एनी प्रोग्राम इन इट्स एक्टिव इन इट्स एक्टिव स्टेट इज रेफर्ड एज प्रोसेस। नहीं है समझ? ओके, एक और चीज समझ लेते हैं इसमें।
एक दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे कोई भी आपने एक प्रोग्राम लिख कर दिया, राइट? कोई भी आपने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट किया जाता है या फिर जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो उस समय उस प्रोग्राम को हम प्रोसेस कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो उस समय वो प्रोग्राम एक प्रोसेस में तब्दील हो जाता है। उस समय वो प्रोग्राम एक प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जीक्यूट का मतलब जब हम उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं। आप एग्जीक्यूट वर्ड यूज कर लो, आप रन वर्ड यूज कर लो, इट्स टोटली अप टू यू। So I guess these basic terminologies are clear to you. Okay, so now let us move ahead. Okay, before moving ahead, एक नोट बना के और चीज लिख लेते हैं यहाँ पर, and that particular thing is that we give instructions to the computer. The computer then processes it and then generates the corresponding output accordingly. Okay, तो ये चीज आप पहला नोट बना के लिख सकते हो, राइट? एंड सेकेंडली आप ये चीज लिख सकते हो कि the point to be noted over here is that कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, these instructions, ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, these must be written, these must be written in a proper sequence, in a proper sequence. मतलब इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, एंड इन दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस we would be using these instructions in order to in order to instruct a computer so that the computer can perform the computational task for us, right? So that it can perform the computational task for us, right? So I guess the things are clear. Still, if you have any doubt, you can ask in the comment section. I'll feel happy to reply to your comments, right? Okay, next नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, क्योंकि अभी हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पढ़ा था ना, राइट? बेसिकली जैसे अगर आप विंडोज यूजर हो, अगर आप विंडोज यूजर हो, तो विंडोज में जब आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, तो आप बेसिकली ये .exe फाइल को इंस्टॉल कर रहे होते हो। दिस .exe फाइल इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर। अभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में तो ये सीन है, राइट? अदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, उनके केस में एक्सटेंशन क्या होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए, आप मेरे को कमेंट करके बताओ। कमेंट कैसे करना है? इधर लिखना है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम और फिर कॉलन लगाकर इस तरफ आप लिख सकते हो अ, मतलब एक्सटेंशन नेम, राइट? एक्सटेंशन जैसे विंडो, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने लिख दिया विंडोज, और विंडोज के केस में यूज होती है .exe, राइट? This .exe is nothing but a software only. What is software? Software is nothing but collection of programs. What are programs? Programs are nothing but set of instructions. Clear? Next अब हम लोग देखते हैं what is, what are the types of software. यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ types of software. So broadly we can classify them into we can classify the softwares into two categories. The number one is you may say application software, right? Number one is application software, and number two is system software. System software, यहाँ पर application software. Okay, so application softwares क्या होते हैं, right? Application softwares are nothing but these are the user interactable softwares. यूजर इंटरेक्टेबल सॉफ्टवेयर्स मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनके साथ यूजर जो है, यूजर यानी मैं और आप, यूजर जो है वो डायरेक्टली
वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है। ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, दो सॉफ्टवेयर्स आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे जैसे एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड के साथ यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है, राइट। ऑल्सो सर्टेन मीडिया प्लेयर्स, राइट, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं। या फिर अगर आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रखा है तो वो भी एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट। So these are basically the example of application software. What you can do, you can write in the comment box about the few other examples of application softwares. Okay, next let me introduce with this system software. Okay, system softwares क्या होते हैं? Basically these are the low leveled programs. लो लेवल प्रोग्राम्स क्या होते हैं, हाई लेवल प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको डिजाइन किया जाता है इन ऑर्डर टू रन द कंप्यूटर हार्डवेयर। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर द सॉफ्टवेयर्स विच आर डिजाइंड इन ऑर्डर टू रन अ कंप्यूटर्स, राइट, हार्डवेयर। मतलब कंप्यूटर की हार्डवेयर के साथ अगर इंटरेक्शन करनी है तो उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन किया जाता है, राइट। ऑल्सो एडिशनली एक चीज और इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, दैट इज कि दीज सॉफ्टवेयर्स ऑल्सो प्रोवाइड्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर गेटिंग एग्जीक्यूटेड। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को एग्जीक्यूट होने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। प्लेटफॉर्म क्या होता है, ये चीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि लो लेवल प्रोग्राम्स होते हैं, राइट, और उनको हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। और भी कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, let me write it over here. Yeah, types of programming languages. ओके, तो जो सबसे पहला टाइप है, या फिर आप कह सकते हो कि मेनली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनको मेनली हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, एंड द फर्स्ट वन इज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड वन इज मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थर्ड वन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, दैट इज लो लेवल प्रोग्रामिंग languages, right? Okay, so what are low level programming languages? These are those programming languages which are easily which are easily understandable by the computers, which are easily understandable by the computers। मतलब ऐसी लैंग्वेजेस जिनको कंप्यूटर इजीली समझ सके, दोज प्रोग्रामिंग, या फिर आप कह सकते हो कि दोज लैंग्वेजेस आर रेफर्ड एज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एंड
you may say these languages are very close to the hardware of your computer, to the hardware of your computer, or you may say of your machine. Again, I'm repeating, what are low level programming languages? These are the programming languages which are nothing but, which are quite closer to your hardware, or closer to your hardware of your computer or your machine. Also, these can be easily understandable by your machines or by your computers. For example, for example, for example, the first one is binary language. This binary language is a low-leveled language which we have just discussed a few minutes ago, right? So binary language एक तरह की low level language है. Also we have one another low level language, and that particular language is assembly language, right? तो बाइनरी लैंग्वेज तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है. बाइनरी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें केवल दो सिंबल्स होते हैं, 0 और 1, राइट. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज थी, एंड इस पर्टिकुलर बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर इजीली समझ सकता था, तो फिर हमने असेंबली लैंग्वेज का इजाद क्यों की? मतलब हमने असेंबली लैंग्वेजेस की इजाद क्यों की, राइट? या फिर आप कह सकते हो कि हमने असेंबली लैंग्वेजेस को क्यों बनाया, या फिर अदर जो मिडिल लेवल या हाई लेवल लैंग्वेजेस थी उनको क्यों बनाया? क्योंकि हमारे पास तो बाइनरी लैंग्वेज ऑलरेडी अवेलेबल थी ना, एंड कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज ही समझ में आती थी. तो फिर हम लोग दूसरी लैंग्वेजेस पर क्यों शिफ्ट हुए? वो चीज़ यहाँ पर मैं एक वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाना चाहता हूँ. ओके, तो समझ लो कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है बेसिकली, और वो प्रोग्राम प्रोग्राम है दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम. ओके, दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम. एंड वो दो वो जो दो नंबर हैं वो हैं 7 and 8. ओके, तो 7 का मान लो, 7 का बाइनरी जो कन्वर्जन है वो कुछ इस तरीके से है, 1 1 1. एंड मान लो 8 का जो बाइनरी कन्वर्जन है वो है कुछ इस तरीके से, दैट इज 1 0 0 0. ठीक है, एंड आपने इसको ऐड करना है. ऐड करने के लिए हमारे कंप्यूटर्स में क्या होता है, या हमारी स्क्रीन पर ये प्लस सिंबल दिखता है, हम इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे. सपोज कर लो इसका जो बाइनरी कन्वर्जन है वो है 1 0 1 0 1 1. तो आप यहाँ पर आप क्लियरली ये चीज देख सकते हो कि अगर मैंने 7 और 8 को ऐड करना है तो उसके लिए बाइनरी में मुझे कुछ इस तरीके से कोड लिखना पड़ेगा. अब ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसको हमने बाइनरी लैंग्वेज में करना था. अब सपोज करो कि हमारे पास तो मतलब बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए चीज़ों को मेंटेन कर पाना कितना मुश्किल हो जाएगा, हमारे लिए कोड कर पाना कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट? आप अभी देख लो ना, नॉर्मली अगर आपने ऐड करना है ना, कोई भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से या मिडिल लेवल की हेल्प से, तो आप सिंपली लिखोगे 7 + 8. वहीं अगर आपने सेम चीज कोड करनी है बाइनरी लैंग्वेज में, मेरे अकॉर्डिंग में भी हो सकता है कि आपका विश्वास उठ जाए प्रोग्रामिंग से या फिर कंप्यूटर की दुनिया से. आपका विश्वास ना उठे कंप्यूटर से या प्रोग्रामिंग की दुनिया से, इसीलिए जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं वो डे बाई डे कुछ ना कुछ नए डेवलपमेंट्स या फिर कुछ ना कुछ नई इन्वेंशंस करते रहते हैं, सो दैट वो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएं. मान लो ऐड भी करना था तो उसके लिए प्लस लगा दिया और कुछ इस तरीके से लिख दिया. तो आप खुद ही हिसाब लगाओ कि आपके लिए ये वाला कोड लिखना इजी है या फिर ये वाला, राइट? तो अब जब लो लेवल लैंग्वेज के साथ ये प्रॉब्लम आ गई, तो फिर कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सोचा कि हमें किसी ना किसी और लैंग्वेज का इजाद करना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई लैंग्वेज बनाई, एक नई लैंग्वेज को डेवलप किया, दैट वाज असेंबली लैंग्वेज. ओके,
तो बेसिकली एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि ऑल्दो वो चीज मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि यहाँ पर ये तो हमारा एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल था जिसको हमने कवर किया यहाँ पर, राइट। अब अगर बहुत ही बड़ा हमारा प्रोग्राम होता है ना, बेसिकली प्रोग्राम हम लोग लिखते क्यों हैं? बेसिकली हम लोग प्रोग्राम क्यों लिखते हैं? इन ऑर्डर टू सॉल्व आवर डेली लाइफ प्रॉब्लम, राइट। हम डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए ही तो सॉफ्टवेयर बनाते हैं नई नई टेक्निक्स को यूज करके। तो अगर आप ये मान लो कि हमारी कोई डेली लाइफ बहुत ही तकड़ी प्रॉब्लम है एंड उसके लिए हमें बहुत ही एक मतलब आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स वे में हमें एक कोड करना पड़ेगा उसके लिए, सो दैट कि वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। तो उसके लिए हमें अगर 0-1 में कोड करना पड़ गया, फिर तो आफत आ जाएगी। फिर तो आफत आ जाएगी, या फिर आप ये कह लो हमारा विश्वास उठ जाएगा प्रोग्रामिंग की दुनिया से या फिर कंप्यूटर की दुनिया से। हम क्या कहेंगे कि ना भाई, हमें कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। जितना समय हम लोग इस चीज में बर्बाद करेंगे उतने समय में तो हो सकता है कि मैन्युअली हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, राइट। और यही नहीं, आई मीन दिस वाज नॉट ओनली द ड्रॉबैक ऑफ बाइनरी लैंग्वेज, एक और ड्रॉबैक भी था इसका, एंड दैट वाज कि ये चीज, ये ए लिख देता हूँ यहाँ पर बी लिख देता हूँ कि ये जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है, ये जो है ये आर्किटेक्चरल आर्किटेक्चर डिपेंडेंट थी। आर्किटेक्चर डिपेंडेंट थी। मतलब मान लो हमारे पास एक मशीन ए है, राइट, या फिर आप कह लो कंप्यूटर ए है, या फिर एक आई मीन ऑल्सो एक हमारे पास है मशीन बी। और मान लो इस पर्टिकुलर मशीन के लिए आपने बाइनरी में कोड लिखा दो नंबर्स को ऐड करवाने के लिए, और वो प्रोग्राम ये वाला था, राइट, और वो कोड आई मीन ये वाला था। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ये वाला प्रोग्राम ये वाली मशीन पर भी वर्क करेगा। दैट इज वाई वी से कि ये जो बाइनरी लैंग्वेज है वो आर्किटेक्चर डिपेंडेंट है। मतलब अगर आपने ये वाली मशीन के लिए दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम लिखना है, तो ऐसे चांसेस हैं कि आपको इसके लिए अलग से कोड करना पड़ेगा, सेपरेटली। आपको हो सकता है कि इस बार कोड में कुछ तब्दीलियां लानी पड़े, सो दैट कि वो कोड आपका इस पर्टिकुलर मशीन, इस पर्टिकुलर डिवाइस या फिर इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए काम करे। तो ये चीज से तो और भी आफत आ जानी थी। अब मान लो है ना, बड़ी मेहनत करके आपने किसी एक मशीन के लिए कोड लिख दिया। अब आपसे बोला जाए कि वही कोड, आई मीन वही टास्क परफॉर्म करने के लिए आपने एक दूसरी मशीन पर कोड लिखना है, तो उसके लिए तो आप ये समझ लो कि बहुत ही दिक्कत आने वाली है, ठीक है। सच में आपका विश्वास उठ जाएगा प्रोग्रामिंग से, क्योंकि उसके लिए आपको फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ सकती है आपको, राइट। सो दीज वर आई गेस द टू रीजन जिसकी हेल्प से असेंबली लैंग्वेज को आई मीन because of which assembly languages were introduced, or you may say were taken into the account. So next, let us discuss about this binary language. What is this binary? Sorry, binary language तो already covered है. Assembly language we have to discuss. Assembly language. सो व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज में थोड़ी सी चीजें आसान हो गई थी एज कंपेयर टू द बाइनरी लैंग्वेज। कैसे चीजें आसान हो गई थी, उस चीज को हम लोग अभी देखते हैं। अब जैसे आप मान लो बाइनरी में अगर आपने किन्हीं दो वैल्यूज को ऐड करवाना था, राइट, तो उसके लिए हमें कितना बड़ा कोड यहाँ पर लिखना पड़ रहा था। केवल प्लस को परफॉर्म करवाने के लिए हमारे पास इतना सारा कोड था, राइट। और ये तो मैं जस्ट एक एज एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, और ऐसा भी पॉसिबल है कि मे बी इससे भी बड़ी स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस एंड वंस आपको लिखनी पड़ सकती हैं प्रोग्राम को आई मीन किन्हीं दो नंबर को ऐड करवाने के लिए। हैंस थोड़ा सा यूजर के लिए चीजों को आसान बनाया गया विद द हेल्प ऑफ आई मीन कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ऐसी डेवलपमेंट्स करी, ऐसी रिसर्च करी,
राइट, या जो भी कंसर्न पर्सन्स थे, सो दैट कि ह्यूमन के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज में हम लोग न्यूमोनिक्स को यूज में लेते हैं एंड उनकी हेल्प से हम प्रोग्राम को लिखते हैं। अब न्यूमोनिक्स की जब हम हेल्प लेंगे, उस जब हम उसकी हेल्प लेते हैं तो हमारे लिए कोड कर पाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, राइट। कैसे आसान हो जाता है उस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हम लोग अगर मान लो अगर हमने प्लस को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस एंड वंस लिखनी पड़ रही थी। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असेंबली लैंग्वेज में क्या होगा, असेंबली लैंग्वेज में आप ये वाला जो कोड लिखा था यहाँ पर, ये वाला प्लस के लिए विच वॉज 101011, इसकी जगह पर आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो ऐड। अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है, आई मीन अगर आपने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवानी है, उसके लिए आप लिख सकते हो सब। तो ये जो ऐड है, ये जो सब है, दीज आर नथिंग बट, यू मे से दीज आर द निमोनिक्स। हम इन निमोनिक्स को यूज में लेते हैं सो दैट की चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए हमारे लिए, राइट। एंड हमारा प्रोग्रामिंग से विश्वास ना उठे, आई मीन प्रोग्रामिंग में हमारा विश्वास जो है वो बना रहे, राइट। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि असेंबली लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम थी। अब असेंबली लैंग्वेज में ये जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ये भी आर्किटेक्चर डिपेंडेंट थी, ये भी आर्किटेक्चर डिपेंडेंट थी। मतलब इसमें अगर आपने किसी एक मशीन ए के लिए कोड लिखा है, हो सकता है कि वो कोड मशीन बी के लिए काम ना करे, हैंस मशीन बी के लिए आपको अलग से कोड लिखना पड़ सकता है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि असेंबली लैंग्वेज के बाद कौन सी लैंग्वेज का इजाद हुआ, राइट। सो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिडिल लेवल लैंग्वेज। ऑल्दो इसमें सर्टन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सर्टन कंफ्यूजन्स हैं कि मिडिल लेवल जैसी कोई चीज होती भी है या नहीं, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेजेस तो हमने कवर कर दी, और उनमें क्या ड्रॉबैक्स थे हमने वो भी कवर कर दिए, राइट। अब हम लोग देखते हैं मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है आपकी सी लैंग्वेज, दैट इज सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस रही होंगी, जिसकी हेल्प से हाई लेवल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ये हो सकता है कि सी लैंग्वेज की हेल्प से आप ऊप्स जो कॉन्सेप्ट होता है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑल्दो हमारे इस पर्टिकुलर पाइथन की सीरीज में हम लोग ये कवर करेंगे। अभी के लिए आप ये मान लो कि अगर आपने चीजों को रियल वर्ल्ड से रिलेट करके सीखना है, तो आपको ऊप्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो ये चीज ऑब्वियस है कि अगर हम मान लो हमें कोई भी चीज याद करने को बोला गया या कोई भी चीज समझने को बोला गया, राइट, अगर हम उसको रियल वर्ल्ड से रिलेट कर पा रहे हैं तो वो चीजें हमारे लिए सीखना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। जैसे जैसे आपने देखा होगा किंडर गार्डन्स में या नर्सरी में, राइट, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मॉडल्स की हेल्प से पढ़ाया जाता है, राइट। एक डमी मॉडल एप्पल का ले लेते हैं वो, और फिर उसको बताते हैं कि ये एक एप्पल है। सिमिलरली अगर हमारे लिए भी अगर हमने चीजों को आसानी के साथ समझना है तो हमें भी वो डमी मॉडल्स चाहिए, हमें भी रियल वर्ल्ड से या फिर नेचर से हमने भी रिलेट करके सीखना है। क्योंकि अगर आप किसी चीज को ना किसी के साथ रिलेट करके सीखते हो तो मेरे अकॉर्डिंग वो चीज आपको ज्यादा देर तक याद रहती है। सिमिलर इज द केस विद this object oriented and programming concepts, and that was not available in the C level in the C language, or you may say in the middle level language.
दैट इज वाई जो मिडल लेवल लैंग्वेजेस थी उनसे शिफ्ट होकर हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस पर आए। हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे पाइथन कह लो आप, राइट, सी प्लस प्लस, राइट, जावा, राइट। तो ये जो पाइथन है या सी प्लस प्लस है या जावा है, दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट्स दिस ऊप्स कॉन्सेप्ट, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने जितना कवर किया आई गेस वो आपके लिए वो आपको समझ आ चुका होगा। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है, सो दैट आपके लिए एक क्विक रिवीजन भी हो जाए। पहला हम लोगों ने देखा था व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर के डिफरेंट फॉर्म्स देखी थी, कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी थी, और हमें कंप्यूटर क्यों चाहिए ये सब भी हमने देखा था। हमें कंप्यूटर क्यों चाहिए? क्योंकि हम चीज़ों को मोर एक्यूरेटली, मोर प्रिसाइजली परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, राइट। और हम एक बड़ी से बड़ी या फिर एक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में सॉल्व करवाना चाह रहे हैं ताकि हमारा टाइम बच सके, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोगों ने और क्या देखा था? प्रोग्राम्स देखे थे क्या होते हैं, राइट। लैंग्वेज देखी थी क्या होती है, राइट। फिर देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, राइट। फिर हमने ये भी देखा था कि प्रोसेस क्या होती है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स भी देखे थे। एंड लास्टली हमने क्या देखा था? टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें आपकी आ गई थी लो लेवल, राइट, हाई लेवल, राइट, लो लेवल, हाई लेवल एंड मिडल लेवल। तो इससे आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया कि मान लो मैंने जैसे बोला था कि कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, तो अगर बाइनरी लैंग्वेज ऑलरेडी अवेलेबल थी कंप्यूटर के समझने के लिए, तो ये हाई लेवल या फिर मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्यों बनाया गया? तो इसका आंसर यही होगा क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज ह्यूमन के लिए समझ पाना काफी डिफिकल्ट है, काफी कॉम्प्लेक्स है। हैंस हमने हमारी सिंप्लिसिटी के लिए मिडिल लेवल या फिर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया। एंड these these low level these low level sorry these middle level, or you may say these high level programming languages are more or less they are more or less English type language only. They are more or less English type language only, right? English type language only means मतलब इसमें जो हम कोड करते हैं वो नॉर्मली एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ सेंटेंस ही होता है। इसी सेंटेंस को हम प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शन कह देते हैं। ऑल्दो वो कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिखा होता, उसमें कुछ अरिथमेटिक थिंग्स लाइक ऑपरेटर्स या नंबर्स ये चीज भी इंट्रोड्यूस्ड होती हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो हाई लेवल या फिर जो मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, दीज आर मोर और लेस इंग्लिश टाइप लैंग्वेजेस इटसेल्फ। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं एंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर, ओके। अब ट्रांसलेटर की जरूरत क्यों पड़ी? पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ट्रांसलेटर्स होते क्या हैं। एज द नेम सजेस्ट ट्रांसलेटर्स मतलब जो ट्रांसलेट करने के काम आते हैं। ट्रांसलेटर कुछ नहीं है, आप ये समझ लो कि ट्रांसलेटर एक मशीन है या फिर ट्रांसलेटर एक डिवाइस है या फिर ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हेल्प करता है ट्रांसलेट करने में। क्या चीज को ट्रांसलेट करने में? प्रोग्राम्स रिटन इन द वन लैंग्वेज, और उन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को एक दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देता है। दैट इज नथिंग बट अ ट्रांसलेटर। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि द ट्रांसलेटर्स आर नथिंग बट दीज आर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। दीज आर नथिंग बट these are the computer programs that converts that
converts the source code written in you know one programming. मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, काफी डिस्चार्ज हो गया, लेट मी कनेक्ट इट। नो, आई गेस इट्स ओके। ओके, so we were discussing ki what are translators, right? So translators are nothing but you can refer them as computer programs, you know, you can refer them as computer programs that converts the source code written in one programming language to the other and vice versa. Means बेसिकली हमें हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या किया है, या फिर कंप्यूटर साइंटिस्ट ने हमारी कन्वीनियंसी के लिए क्या किया है, हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट ला दिया गया है, आई मीन हाई लेवल लैंग्वेजेस का या फिर मिडल लेवल लैंग्वेजेस का, राइट। लेकिन अब अगर हमने कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो हम तो हाई लेवल को यूज में लेंगे, राइट। हमारे केस में हम पाइथन के साथ डील करेंगे, तो मैं हाई लेवल का ही एग्जांपल लेता हूँ, राइट। कि हमने अगर पाइथन में कोड लिखा तो वो तो हम समझ सकते हैं, राइट। लेकिन हमने वो टास्क परफॉर्म करवाना है जो भी उस पर्टिकुलर कोड की हेल्प से, वो टास्क तो एक्चुअली कंप्यूटर ने परफॉर्म करना है, और मोर स्पेसिफिकली मैं ये कहूँ कि कंप्यूटर के हार्डवेयर ने परफॉर्म करना है, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरेक्शन तो हार्डवेयर से ही होती है। ये जो हार्डवेयर मतलब वो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जिनकी हेल्प से आपने कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर किया था, एंड उन हार्डवेयर को तो केवल एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, एंड दैट इज नन अदर देन बाइनरी लैंग्वेज, राइट। तो हमने हमारा कोड लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन उसको मशीन को समझ में आती है बाइनरी लैंग्वेज। इसी चीज के लिए हम ट्रांसलेटर को काउंट में लाते हैं, राइट। ट्रांसलेटर स्पेलिंग पता नहीं क्या लिखी गई, फिर से लिख देता हूँ, ट्रांसलेटर्स, आई गेस ये सही है, ओके। सो इसी चीज को परफॉर्म करवाने के लिए हम ट्रांसलेटर को अकाउंट में लाते हैं। मतलब अगर हमारा कोड एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है या फिर एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, उस पर्टिकुलर केस में या फिर एक असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है, एंड उसको हमने बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब बाइनरी से दोबारा असेंबली में, या फिर बाइनरी से दोबारा हाई लेवल में, या फिर बाइनरी से दोबारा मिडिल लेवल लैंग्वेज में। अगर हमने ये सब करना है तो उसके लिए हमें ट्रांसलेटर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। एंड व्हाट आर दीज ट्रांसलेटर्स? Translators are nothing but these are the special type of computer programs that convert the source code written in one programming language to the other and vice versa. Okay, डेफिनेशन बोलते वक्त मैंने एक वर्ड यूज किया है, दैट इज सोर्स कोड। तो ये भी देख लेते हैं कि सोर्स कोड का क्या मतलब होता है। मतलब जो भी हम कोड करते हैं, मान लो अगर हम एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, मान लो पाइथन का हमारा लेक्चर लगा और हमारे प्रोफेसर ने हमें एक कोड करने को बोल दिया, और वो कोड हमने यहाँ पर टाइप कर दिया, दैट कोड इज रेफर्ड एज सोर्स कोड। आई गेस दिस इज क्लियर, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स, ओके। पहला टाइप है दैट इज असेंबलर, दूसरा टाइप है दैट इज कंपाइलर, राइट। तीसरा है दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। है ये भी एक प्रोग्राम, ये भी एक ही आई मीन ये भी एक प्रोग्राम ही है, ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही है, राइट। तो असेंबलर का मतलब क्या होता है? आई मीन असेंबलर क्या है? असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है विच इज
helpful, which helps us, or you may say which assists, right? Which assists in converting, or you may say in translating the code written in the assembly language to the binary language. Also, its vice versa is also true, right? मतलब बाइनरी से दोबारा असेंबली में अगर कन्वर्जन करवानी है, राइट? एंड कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज को या फिर मिडल लेवल लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, या फिर आप कह सकते हो कि लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एंड दोबारा फिर उस लो लेवल लैंग्वेज से जो भी हमारी पुरानी लैंग्वेज थी, मतलब जिससे उसको कन्वर्ट किया था, उसमें दोबारा से वो तब्दील कर देता है, दोबारा से उसको कन्वर्ट कर देता है, या फिर आप कह सकते हो कि दोबारा से उसको ट्रांसलेट कर सकता है, राइट? ओके। एंड इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर का भी काम लगभग सेम ही होता है, ऑल्दो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, एंड मैं ये चाहूंगा कि इन दोनों में जो भी डिफरेंसेस होते हैं आप मेरे को कमेंट करके बताओ, थोड़ा सा आपको भी एक्सप्लोर करना चाहिए, राइट? कंपाइलर और इंटरप्रेटर के केस में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो चीज आप मेरे को कमेंट करके बताओ, राइट? ओके। कंपाइलर का मतलब समझ गए आप, इंटरप्रेटर का मतलब समझ गए, ओके। तो ये जो पाइथन है, ये कैसी लैंग्वेज है? ये एक इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है, मतलब पाइथन का जो कोड होता है, जो भी हम सोर्स कोड लिखते हैं पाइथन के केस में, उसका इंटरप्रिटेशन होता है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरप्रेटर, राइट? एंड जो सी लैंग्वेज का कोड होता है, या फिर जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज का कोड होता है, वो होता है कंपाइल, राइट? एंड जावा के केस में जो कोड है, आई मीन जावा इज बोथ कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड, पता नहीं स्पेलिंग क्या लिखी जा रही है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन जो पाइथन है वो केवल और केवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू मी, राइट? ओके। सो आई गेस ये वाले लेक्चर में हम लोग केवल इन्हीं बेसिक टर्मिनोलॉजीज को कवर करते हैं। बाकी जो टर्मिनोलॉजीज मुझे लगता होगा जो भी मुझे लगता है कि कवर होनी चाहिए, या फिर किसी भी एक बिगिनर को जो कि एक नॉन टेक बैकग्राउंड से है या फिर टेक बैकग्राउंड से है, उसको पता होना चाहिए, सो दैट ही कैन स्टार्ट एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो मैं कवर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जितनी भी बच गई हैं, राइट? सो टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।